इंसान ये सोचता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान से भी तेजी से आगे बढ़ी है इंसान की ज़रूरतें। इंसान की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अगर वो पूरी ना हुई तो इंसान फिर से वहीं पर पहुंच जाएगा जहां से उसने अपनी शुरुआत करी थी। और इन सारी ज़रूरतों में सबसे बड़ी ज़रूरत है एनर्जी की ज़रूरत, जो कि आज विश्व के कई सारे देश इस संकट से गुजर रहे हैं कि उनके पास एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। एनर्जी के हमने कई सारे मीडियम्स को खोजा है, और ये खोज आज से नहीं, इंसानियत के विकसित होने के साथ ही ये खोज चालू हुई और ये खोज लगातार चल ही रही है। पहले हमने आग की खोज की अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने खाने को गर्म रखने के लिए और सर्दी से बचने के लिए, जिसके बाद हमने कोयले, पेट्रोलियम, गैस और ऐसे ना जाने कितनी खोज की जिससे कि हमारे एनर्जी की ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन आज से करीब 74 साल पहले हमने एक ऐसी खोज की जिसमें एक अणु पर एक न्यूट्रॉन फेंका जाता था और उस अणु के 2 टुकड़े हो जाते थे, जिससे कि उसमें 3 और न्यूट्रॉन बनते थे और फिर वो 3 न्यूट्रॉन बने हुए 2 अणु पर फिर से पड़ते थे और फिर से ये प्रक्रिया चालू रहती थी। इस प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा ही एनर्जी निकलती थी। ये इंसानों का दुर्भाग्य है कि सबसे पहले हमने इसका यूज इंसानों के ही खिलाफ किया, इंसानों के खिलाफ किया परमाणु बम के रूप में, न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में। लेकिन इसके बाद पूरे विश्व में सभी देश एक रेस में लग गए जिससे कि वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर एनर्जी बना सकें। अगर हम आज के दौर पर देखें तो वो देश एनर्जी की ज़रूरतों में सबसे आगे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ी है, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और सोर्सेस थे, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान। ये वो देश हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ना ही सोर्स की कमी है, ना ही टेक्नोलॉजी की कमी है। जैसे पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर एनर्जी बनाता है, लेकिन फ्रांस अपनी ज़रूरतों का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर एनर्जी बनाता है। इसके बाद चीन का नाम आता है, जो सबसे तेज़ी से विस्तार होने वाला न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चला रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है न्यूक्लियर पावर के जरिए, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी की शुरुआत में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं था। 28 अक्टूबर 1969 को भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1978 में बनाया था। मतलब भारत में बनने के 8 साल बाद वहाँ पर पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था। लेकिन आज दक्षिण कोरिया अपने पूरे इलेक्ट्रिसिटी का 22% न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करता है। अगर वहाँ पर हम भारत की बात करें तो इंडिया सिर्फ 3.11% का हिस्सा ही कंट्रीब्यूट कर पाता है अपने पूरे इलेक्ट्रिसिटी का न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना का पहला पावर प्लांट 1984 में बनाया गया था और बिजली का उत्पादन वहाँ पर 1991 में शुरू हुआ। मतलब भारत से दक्षिण कोरिया से काफ़ी सालों बाद चीन ने शुरुआत करी। लेकिन आज चीन पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश है न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन के मामले में। इसके साथ ही पूरी दुनिया में चीन सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चला रहा है। चाइना का लक्ष्य है 150 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का, मतलब इसमें लगने वाले हैं $440 बिलियन। अब आप ये सोचिए कि पिछले 35 सालों में जितने न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे विश्व ने मिलकर बनाए हैं, चाइना उतना अकेले बनाना चाहता है। खैर, अगर अभी की बात करें तो अभी चाइना के पास 53 पावर प्लांट हैं, जबकि भारत के पास 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मतलब भारत अभी भी चाइना से, दक्षिण कोरिया से काफ़ी पीछे है। तो भारत इतना कम ग्रोथ कैसे कर पाया न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में? आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि भारत ग्रोथ नहीं कर पाया, या फिर ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि वो देश ग्रोथ कर गए जो देश आज आगे हैं? तीसरा पहलू है इच्छा शक्ति की कमी। चलिए जानते हैं इन तीनों पॉइंटों को आज हम, और समझते हैं कि भारत में न्यूक्लियर पावर की कमी क्यों है। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका कहना था कि भारत कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने की तैयारी करेगा। और 1957 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, जो कि भारत का पहला नहीं था बल्कि एशिया का पहला था। मतलब भारत पूरे एशिया में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाला देश था। जिसके बाद 1962 में चाइना से हमारी लड़ाई हुई, जिसके बाद इंडिया को और इंडिया के जो पॉलिटिशियन थे उस समय के, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि बिना सेना के अपनी ज़मीन को बचाना, अपने लोगों को बचाना नामुमकिन है। जिसके बाद सेना पर ज़्यादा काम करना शुरू किया गया भारत के द्वारा।
लेकिन 1964 में चाइना ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद भारत की ज़रूरतें बढ़ गई न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में। और इसको देखते हुए 1974 तक सब कुछ ठीक चल रहा था न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जब 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब भारत पर दूसरे देशों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए, जैसे कि कनाडा, जो उस समय का भारत का सबसे अहम पार्टनर था न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जरिए, जो कि भारत को टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज़ और इक्विपमेंट देता था, उसने ये सब देने से मना कर दिया। उसने न्यूक्लियर फ्यूल देने से मना कर दिया। तो भारत में जो उस समय के न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहे थे, जहाँ से एनर्जी बनाने का काम चल रहा था, वो सब वहाँ पर रुक गया, क्योंकि एक साल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने में कम से कम 27 टन फ्रेश न्यूक्लियर फ्यूल लगता है, जो कि भारत में आना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। जिसके बाद ये समय ऐसा था जो कि भारत पूरी तरीके से फ्रीज हो गया न्यूक्लियर एनर्जी में। और अब आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि 1970 से 1980 के दशक में पूरी दुनिया ने सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्थापित किया, और ये सब वो समय था जब भारत में पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को ही बंद कर दिया गया था। जिसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आने के बाद भारत ने अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को खुफिया तरीके से चालू किया। लेकिन 1998 में हुए दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट ने भारत को और भी कमजोर कर दिया, क्योंकि भारत पर पूरी दुनिया के द्वारा बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए, और ये सैंक्शंस ऐसे सैंक्शंस थे जिसके बाद भारत हैवी वाटर, यूरेनियम या फिर ऐसे टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश से नहीं खरीद सकता था। लेकिन जब मनमोहन सिंह और यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट में भारत ने सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल को एक नई दिशा दिखाई। मतलब अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसमें अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा यहाँ के सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को चलाने के लिए, जिससे कि एनर्जी बनाई जा सके। 2005 के बाद अमेरिका, कनाडा, फ्रांस ये वो देश थे जिन्होंने भारत के साथ टेक्नोलॉजी साझा की, क्योंकि बिना सही टेक्नोलॉजी के न्यूक्लियर रेडिएशन, सेफ्टी रेगुलेशन और ऑपरेशनल कंट्रोल और पावर प्लांट का मेंटेनेंस का काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में रेडिएशन लीक, एक्सीडेंट, डिजास्टर क्लीनअप जैसी घटनाओं का बिना टेक्नोलॉजी के कर पाना संभव नहीं है। और अगर इनमें से थोड़ी सी भी चूक हुई तो 3 माइल्स आइसलैंड, फुकुशिमा, भोपाल गैस जैसी त्रासदी हो सकती है। इसके अलावा नया पावर प्लांट को बनाने में काफ़ी समय लगता है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी लगती है। जहाँ पर पूरी दुनिया एक पावर प्लांट को बनाने में 7 से 7.5 साल लगाती है, वहीं पर भारत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में 14 साल लगा देता है। तो आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा पीछे है। अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो कितना ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो चलिए अब पैसे की बात भी कर लेते हैं। अब आप ये ग्राफ देखिए। इंडिया की इकोनॉमी ने 1970-1980 के दशक में अमेरिका, यूरोप, चाइना के मुकाबले काफ़ी कम ग्रोथ किया है। और अब आप ये ग्राफ देखिए, इसमें न्यूक्लियर पावर का ग्राफ दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि 1970-80 के दशक में जिन देशों की इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, वहाँ का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। एक न्यूक्लियर प्लांट को बनाने में जो लागत आती है वो होती है 6 से 10 बिलियन डॉलर। और भारत की स्थिति 1991 से ऐसी हो गई थी कि 2.2 बिलियन का बिल चुकाने के लिए भारत ने 67 टन सोने को गिरवी रख दिया था। 1991 के पहले भारत की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1991 के पहले भारत ने अगर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाया तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी ना होने के कारण था कि यहाँ पर पैसा नहीं था, और पैसा ना होने के कारण था यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी थी।